हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडू संधान टेस्ट सीरीज के द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बिहार दरोगा पीटी प्रैक्टिस सेट 2024 के लिए जो करवाया जा रहा था। उसमें हम लोग वॉल्यूम 1 में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ और आप लोगों को बता दूं, ज्ञान बिंदु के द्वारा जो डेली 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जाता है वो भी मैं स्टार्ट कर दिया हूं। वो भी आप लोग जाकर देखिए, आपके आगामी बिहार दरोगा के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूरक वस्तुओं का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरक वस्तुएं क्या होते हैं? पूरक वस्तुएं का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जिनका उपयोग जो है वो साथ साथ किया जाता है। चाय और चीनी, हाँ बिल्कुल, इन दोनों का उपयोग साथ साथ किया जाता है। जूते और जुराब, इनका भी साथ साथ किया जाता है। कलम तथा स्याही, इनका भी उपयोग साथ साथ किया जाता है। फ्रिज तथा कूलर, फ्रिज और कूलर का उपयोग साथ साथ नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो कौन है? चाइना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। और चीन के साथ भारत जो है वो 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्बोधनी सभा की संस्थापक कौन थे? तत्बोधनी सभा आप लोगों को याद होगा कि 1839 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? तो तिरहुत प्रमंडल में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरहुत प्रमंडल में। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा, 1942 में वर्धा में कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बांध के संग्रहित जल में, बांध के संग्रहित जल में क्या होता है? तो बांध के संग्रहित जल में होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग एक फॉर्मूला भी याद होगा आप लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो पेशेवर मुक्केबाज माइक टाइसन की आत्मकथा है? तो जो पुस्तक है, जो एक पेशेवर मुक्केबाज हैं जिनका नाम है माइक टाइसन, उनकी आत्मकथा। एक्चुअली ये जो माइक टाइसन है वो अमेरिका के एक मुक्केबाज हैं, ठीक है। और इनको जो है कि आयरन माइक या फिर किड डायनामाइट, द बेस्टेस्ट बेटेस्ट मैन ऑन ऑन द प्लेनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी जो अ, आत्मकथा है, जो पुस्तक, उसका नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माई ऑटोबायोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्य 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार शुरू किया गया था? द्विसदनीयता, हाँ बिल्कुल। द्वैध शासन, ये भी सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगर हम लोग बात करते हैं 1919 के अधिनियम के द्वारा, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही द्विसदनीयता, हाँ, हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्र में द्विसदनात्मक की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रथम था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, जिसमें राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या थी 60 और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144। वही अगर हम लोग बात करते हैं द्वैध शासन का, तो यह भी था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ और याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम से याद रखिएगा कि इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। और भारत सचिव को अधिकार दिया गया था कि वह भारत में महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है वो कर सकता है। साथ ही साथ भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही मिला था। तो यह सब कुछ चीजें हैं 1919 के अधिनियम के द्वारा, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए,
नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग को हैलोजन परिवार कहा जाता है? अच्छा, वर्ग 18 को नहीं, वर्ग 18 में वाले को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। वर्ग 14 वाले को क्या कहा जाता है? कार्बन समूह कहा जाता है। वर्ग 16 वाले को क्या कहा जाता है? कैल्कोजीन कहा जाता है। वर्ग 17 वाले को हैलोजन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैलोजन। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के 17 के सदस्य जो होते हैं वो हैलोजन होते हैं, 18 के तत्व जो होते हैं वो उत्कृष्ट गैस होते हैं, 14 वाले में आपको बताया ही कार्बन समूह होता है, और 16 वाला जो होता है वो कहता होता है कैल्कोजीन होता है। क्लियर है? चलिए आगे है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है नायाब सिंह सैनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायाब सिंह सैनी। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? 90 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 11 तो मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया गया था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका स्थापना जो है वो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया गया था? ब्रिक्स के द्वारा किया गया था। आप लोग पढ़े होंगे कि 2014 में ब्राजील में आयोजित हुआ था ब्रिक्स का छठा सम्मेलन। और तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिक्स। अच्छा एक चीज बताइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई चाइना में स्थित है। आगे है कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसने भारतीय संविधान की आधारशिला रखी, इनमें से किसकी गारंटी देता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो सामाजिक न्याय की भी गारंटी देता है, आर्थिक न्याय की भी गारंटी देता है, और आदिवासी सहित अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षा उपाय की भी गारंटी देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक साइड विटामिन के नाम दिए गए हैं और एक साइड उसके रासायनिक नाम दिए गए हैं, और आपको जो है वो उन लोगों को मैच करना है। अब बताइए विटामिन B3, विटामिन बी, अच्छा सुनिए ना, मैं स्टार्टिंग से पहले एक बार पहले बोल देता हूँ आपको ताकि याद रखेगा रहेगा, उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B2 रेबोफ्लोविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, विटामिन सी एक्सॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, और विटामिन के फिलोक्लोबिनिन। ठीक है, ये क्लियर है? अब आप आराम से मैच कीजिए। विटामिन B3 की बात कीजिएगा तो क्या है? नियासिन होगा। विटामिन डी की बात कीजिएगा तो क्या होगा? कैल्सीफेरोल होगा। विटामिन ई की बात कीजिएगा तो टेकोफेरोल होगा, और विटामिन के की अगर बात कीजिएगा तो फिलोक्यूनोन होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से संबंधित राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करते हैं तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण रोल है। वहीं अगर बात हम लोग करते हैं चंपारण आंदोलन की, तो चंपारण आंदोलन जो था वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था, और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संसद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग हेतु कोई कानून बना सकती है? तो बिल्कुल बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, अधिकतर राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों के संबंधित से, बिना किसी राज्य, हाँ तो ये होगा बिना किसी राज्य की सहमति से केंद्र जो है वो कानून बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निजी कंपनियों में निम्न में से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? निजी कंपनियों में से निम्न में से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? ये निजी कंपनियां जो होती है वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल के पानी जो है वो नीले काले रंग का हो गया है, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बताएं कहाँ से है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ,
बिहार दरोगा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि, या बीपीएससी कोई भी आप एग्जाम ले रहे हैं, तो आजकल एक साइंस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। करंट अफेयर तो प्ले कर ही रहा है, करंट अफेयर सब लोग इधर उधर से पढ़ भी ले रहे हैं। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, कहीं से मत पढ़िए। एनसीईआरटी का बुक उठाइए, और कहीं नहीं, ज़्यादा आपको नहीं उठाना है, 9th 10th 2 क्लास का एनसीईआरटी का बुक उठाइए। अगर टाइम ज़्यादा बच जाता है तो 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक उठाइए। हर एक चैप्टर, पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, आप उसको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपका हर एक क्वेश्चन साइंस का बन जाएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें जो है वो चावल की पानी में डाली गई, चावल का पानी जो है वो नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में, आप लोग एक पढ़े होंगे क्या कि जब आयोडीन और स्टार्च संपर्क में आते हैं तो वो प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बाद गहरा नीला या फिर बैंगनी काला रंग उत्पादन करते हैं। तो ये फिर क्या है, तो चावल की पानी में क्या हो, मतलब कि स्टार्च होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टार्च होता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो संगीत के बारे में उल्लेख करता है। तो संगीत के बारे में कौन सा वेद उल्लेख करता है, सामवेद उल्लेख करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद से याद रखिएगा, सामवेद में मुख्यतः जो है वो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं या फिर कि मंत्रों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पहला पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। तो पहला पृथ्वी का अवलोकन करने वाला ग्रह को कब लॉन्च किया गया था, 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसरो के द्वारा किया गया था, कि यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। आगे है कि धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह, तो धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह जो है वो तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। तो हाँ, यही बिल्कुल सही है, तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कि कूका आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू किया गया था। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो राम सिंह कूका के द्वारा किया गया था, और कहाँ शुरू किया गया था, पंजाब में किया गया था। तो आप नाम भी याद रखिएगा, नेतृत्व करता थे राम सिंह कूका, और कहाँ शुरू किया गया था, तो पंजाब में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम जो है वो किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम जो है वो, ग्रेसम का नियम जो है वो मुद्रा संचालन से संबंधित है, जिसमें कि यह कहा गया है कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा संचालन। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, कि कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एकल संयोजी परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन जो है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। आप लोगों को पता होगा कि 4 सहसंयोजक बंधों के निर्माण के बाद एक कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगा। और 10 क्या है, नियोन का परमाणु क्रमांक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियोन का। फिर है कि हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप 2024 जीता है। तो T20 विश्व कप 2024 जीता है भारत, किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और अगर पूछ दे इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। आगे है कि किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन के लिए भी किया जाता है। तो यह किस खेती में किया जाता है, मिश्रित टाइप की खेती में ऐसा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित खेती में किया जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला जिम्नास्ट कौन थी या कौन थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इससे तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि यह जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, और खेल ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ, यह पूछ रहा है आपसे कि जिम्नास्टिक में सबसे पहले किसको दिया गया था। तो 2016 में जिम्नास्टिक में दिया गया था दीपा कर्माकर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीपा कर्माकर। ध्यान रखिएगा,
यह जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और यह जो है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह तो बात हो गई दीपा कर्माकर को मिला था 2016 में। अगर आपसे पूछ दे कि 2023 में किसको मिला है, तो 2023 में मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। आगे है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, राज्य सरकारों को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र राज्यों का नियंत्रण अपने पास ले लेता है। ये बिल्कुल गलत है, राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। फिर है संसद को राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची में भी दिए गए कोई भी विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो है वो सही है। आपातकाल की अगर बात कीजिएगा तो याद आप लोगों को होगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सरस्वती सम्मान 2023 जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2023 जो है वो दिया गया है प्रभा वर्मा को। ठीक है, और यह उनकी एक मलयाली काव्य कृति है जिसका नाम है रौद्र साबितकम। उसी के लिए इनको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यह दोनों नाम याद रखिएगा, एक रौद्र साबितकम जो इनकी मलयाली काव्य कृति है उसके लिए दिया गया है, और किनको दिया गया है, तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा सरस्वती सम्मान से, सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक नीचे सूची 1 में दो जातियों के बीच अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाएं दिखाई गई है, जबकि सूची 2 में उन क्रियाओं के द्वारा जातियों पर होने वाला प्रभाव को दिखाया गया है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। सबसे पहले है कि सह परोपकारिता, और उसके साइड है दोनों जातियों के। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे पहले इधर आके देखते हैं। चलिए यहाँ से आएगा दोनों के लिए हितकारी। ठीक है, उसके बाद है स्पर्धा, उसके सामने लिखा हुआ है परिजीविता और सहभोगिता लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सहभोजिता की, अगर आप लोग बात कीजिएगा तो यह एक के लिए हितकारी जबकि दूसरे के लिए उदासीन होता है यह। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं परिजीविता की, तो परिजीविता एक के लिए हितकारी जबकि दूसरे के लिए हानिकारक होता है यह। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगर स्पर्धा की, तो स्पर्धा क्या होता है, स्पर्धा जो होगा, हाँ स्पर्धा जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों जातियों के लिए हानिकारक होगा, यानी ये 4 के साथ मैच करेगा। यह थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो जाने से यहाँ दिक्कत हो रहा है। और सह परोपकारिता की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो यह सामने ही लिखा हुआ है दोनों जातियों के लिए यह हितकारी होगा। तो इस तरह से इसको कूट कीजिएगा तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते निम्न पर भारित होते हैं। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल की संचित निधि पर। याद रखिएगा कि जब कभी ऐसा मौका आता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसे देय परिलब्धियों और भत्तों को राष्ट्रपति के द्वारा उसके एक निर्धारित अनुपात में बांट दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलता है, पहली चीज। दूसरा चीज, राज्यपाल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली वो यह है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है, विनिमय के माध्यम के रूप में, बिल्कुल सही है। लेखा की इकाई के रूप में, यह भी सही है। मूल संचय के रूप में, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है। तो यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य का शहर कौन बना है, केरल का कोझिकोड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का कोझिकोड शहर जो है वो भारत का पहला साहित्य शहर बना है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। डाउन्स हंगरी, यही सुमेलित नहीं है। डाउन्स क्या होना चाहिए, डाउन्स होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
पेरिज उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे सही है, बुशवेल्ड दक्षिण अफ्रीका सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यस यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है। तो ये आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व का नियम होता है, वही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्राम जड़त्व। आगे है कि सिंधु घाटी की कौन सी एक बस्ती है जहां एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। तो जोता हुआ खेत का प्रमाण जो है वो कालीबंगन से मिलता है। ठीक है, कालीबंगन से ही हल से भूमि का साक्ष्य मिलता है, लकड़ी के फरसे का साक्ष्य मिलता है, सात अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगन। कालीबंगन से याद रखिएगा, इसकी वास्तविक स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसका उत्खनन करता है अमलानंद घोष, जो कि 1951 में किए हैं। और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे है विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 28 जून की, तो 28 जून से आप लोगों को याद ही होगा, 28 जून को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 7 फरवरी, 7 फरवरी तो खैर आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि ये भूल नहीं सकते हैं। 7 फरवरी को मनाया जाता है रोज डे, जो कि अभी रिसेंटली आने भी वाला है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रेगिस्तान नहीं है, यह आपको बताना है। कच्छ का रण है, थार रेगिस्तान भी है, सिंधु घाटी का रेगिस्तान भारत में नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी का रेगिस्तान जो है वो उत्तरी पाकिस्तान का लगभग जो निर्जन रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो कि चेनाब और सिंधु नदियों के बीच उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि स्पंज में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है। तो इसमें जैमुअल प्रकार का पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह हिंदी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश भी पूछ दिया था। तो इसीलिए यह सेट जो है वो टोटली एग्जाम बेस्ड सेट है। तो इसीलिए इसमें भी क्वेश्चन दे दिया गया है। अशुद्ध शब्द को यहाँ पे पहचानना है। पुनर्जन्म यह तो सही लिखा हुआ है, सन्यासी भी सही लिखा हुआ है, संग्रहित ये जो है वो गलत लिखा हुआ है। संग्रहित संग्रहित लिखाया जाता है। तो ये होगा उसका सही आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से किस राज्यों में पूर्व में विधान परिषद की व्यवस्था थी। तो पूर्व में विधानसभा परिषद की व्यवस्था किसमें हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु था, और जिसको कि फिर 1986 में समाप्त कर दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है कपिल देव को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। फिर है मिनी रथ योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मिनी रत्न योजना की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था, 1997 के अक्टूबर महीने में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्मारक जो है वो गुलाम वंश द्वारा नहीं बनाया गया था। गुलाम वंश द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा, आप लोगों को याद होगा, इसका निर्माण जो है वो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो गुलाम वंश का ही था वो। कुतुब मीनार, यह भी इसका शुरुआत कुतुबुद्दीन के द्वारा करवाया गया था, और पूरा इल्तुतमिश के द्वारा, यह भी गुलाम वंश का ही था। कुब्ते उल इस्लाम मस्जिद, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में करवाया गया था। तो यह गुलाम वंश का शासक नहीं था, यह खिलजी वंश का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाई दरवाजा। एक चीज और याद रखिएगा, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। आगे है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए कपास की खेती कहाँ होगी, जहाँ काली मिट्टी होगा, जिसको कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। नरेशन आपको बताना है। रबिया सेड दैट सी माइट गो देयर, तो इसका नरेशन अगर बनाइएगा तो क्या बनेगा, रबिया सेड आई मे गो देयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे है कि फैन प्लेबन विधि से किस प्रकार के यस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह जो है वो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ उच्चतम न्यायालय बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि दूसरों के उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? तो दूसरों के उपकार को न मानने वाला को कृत घन धन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है पराग्वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पराग्वे। अभी अगर आपसे रिसेंट का पूछे, लेटेस्ट पूछे, तो 103वां पूर्ण सदस्य बना है कौन? सीरिया। 104वां अगर पूछे तो वो कौन बना है? आर्मेनिया। और 105वां अगर पूछे तो कौन बना है? मोल्दोवा। ठीक है, यही याद रखिए। 103 सीरिया, 104 आर्मेनिया और 105 मोल्दोवा। आगे है कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यह आपको बताना है। कंबोडिया, तिब्लिसी, ये गलत है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पे है। और तिब्लिसी की बात कीजिएगा तो ये जॉर्जिया की राजधानी है। म्यांमार, नायपिडॉ, ये सही है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रुनोई, बेरूत, ये गलत है। बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। और ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बेगबान। अजरबैजान, एरेवान, ये भी गलत है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और येरेवान की अगर बात कीजिएगा तो ये अर्मेनिया की राजधानी है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंबोडिया की राजधानी है नोमपे। बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। तिब्लिसी जो है वो जॉर्जिया की राजधानी है। एरेवान जो है वो अर्मेनिया की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बेगबान। आगे है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तथा डिस्टेंस का आंकिक अनुपात क्या होता है? देखिए, कोई पिंड अगर गतिमान है तो एक चीज आप बताइए, अगर वो सीधी रेखा में जा रहा होगा तो जितना उसका विस्थापन होगा उतना ही उसका क्या होगा? डिस्टेंस भी होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा अगर वो सीधा ट्रैवल करता रहेगा तो सीधा ट्रैवल करता रहेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों बराबर होगा तो क्या होगा? 1:1 होगा इन दोनों का रेशियो। लेकिन अगर यही कुछ घुमावदार रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? इस स्थिति में इसका अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा। तो कम होगा तो अनुपात 1 से कम होगा। तो इसी तरह से अगर होगा तो आप सही टिक कर सकते हैं, 1 के बराबर अथवा कम होगा। आगे है कि किसे प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है पेन पेंटर पुरस्कार 2024, इससे सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुंधति रॉय। चलिए, आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है? द्विलिंगी प्राणी का मतलब समझते हैं? द्विलिंगी प्राणी का मतलब होता है कि जो नर और मादा जनन अंग होता है वो दोनों ही एक ही प्राणी में पाया जाता है। ठीक है, उसको द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, ये सब जो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है गुजरात को। पहले नंबर पर रहा गुजरात, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है क्या कहलाता है? तो उसको सीमांत उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपने कारखाना कहाँ स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना हुआ था 1664 में, और फिर 1667 ईस्वी में सूरत में वह अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, और फिर एक ही साल बाद यानी 1668 में मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना जो है वो स्थापित किया था। क्लियर है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, पहला कारखाना 1667 में सूरत में, और दूसरा कारखाना 1668 में मसूलीपट्टनम में। यहाँ आपसे पूछ रहा है पहला, तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत। आगे है कि इनमें से किसे कायदे आजम की उपाधि दी गई है। कायदे आजम की उपाधि जो है वो मोहम्मद अली जिन्नाह को दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह को ही कायदे आजम, बाबा ए कौम जो है वो कहा जाता है, और साथ ही साथ ये जो थे मोहम्मद अली जिन्नाह वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे है कि ऐच्छिक पेशी जो है वो पाई जाती है, तो यह पाई जाती है लिम्स में यानी कि पाद में, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया विक्रम मिस्त्री को। विक्रम मिस्त्री जो है वो 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पीके मिश्रा, आप लोग भली भांति इनके नाम से परिचित होंगे, ये प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के। अच्छा, अभी रिसेंटली एक नाम याद रखिएगा जो है राजस्व सचिव। ठीक है, राजस्व सचिव, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरुनीश चावला। क्या नाम है? अरुनीश चावला। ठीक है, वो राजस्व सचिव हैं, यह भी नाम ध्यान रखना आपको। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो कौन से प्रकार में रासायनिक अभिक्रिया होती है ये आपको बताना है। तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करने, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान कर सकता है। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और राज्य विधान परिषद के चुनाव में तो कौन कर सकता है? राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होगा वो कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं। फिर है आगे कि कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो बी एस व्यास समिति, हाँ यही कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए ही किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सत्यम समिति की, तो सत्यम समिति जो था वो किसके लिए था? वस्त्र नीति के लिए था। ठीक है, अगर बात कीजिएगा मीरा सेठ समिति की, तो मीरा सेठ समिति जो था वो हथकरघा उद्योग के विकास के लिए था, और महाजन समिति की अगर बात कीजिएगा तो यह सीमा विवाद से संबंधित था। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने बायोडीजल गुण के लिए जाना जाता है। तो कौन सा पौधा अपने बायोडीजल गुण के लिए जाना जाता है? जेट्रोफा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेट्रोफा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूरब तक सही क्रम है। तो पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूरब तक सही क्रम देखिएगा तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की अगर बात कीजिएगा तो भारत 159वें स्थान पर है। देखिए, कोई भी सूचकांक से तीन चीज याद रखना है आपको। पहले नंबर पे कौन है, भारत का स्थान कौन है, और जारीकर्ता कौन है। तो भारत का स्थान है इसमें 159। पहले नंबर पे याद रखिएगा, पहले नंबर पे है नॉर्वे, और इसको जारी कौन करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आगे है कि पृथ्वी से खनिज, यस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिनको क्या कहा जाता है। तो यस्क में अशुद्धियां होती है उसको क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैंग। आगे है कि हैंडबॉल में ड्रिबलिंग करने वाले खिलाड़ियों को कितने समय के भीतर पास या शॉट करना होता है। तो कितने समय के भीतर करना होता है? 3 सेकंड के भीतर करना होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 सेकंड। हैंडबॉल की अगर बात कीजिएगा तो हैंडबॉल से एक चीज याद रखिएगा, इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। आगे है कि बराक नदी एक प्रसिद्ध नदी है। बिल्कुल, बराक नदी जो है वो एक प्रसिद्ध नदी है। कहाँ की नदी है यह आपको बताना है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मणिपुर की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर की पहाड़ियाँ की है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर की पहाड़ियाँ।
आगे है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज जो है वो किस विभाग से संबंधित था, यह था किस विभाग से संबंधित, सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, और इसका सबसे पहले जो है वो बलबन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो दीवाने आरिज जो होगा वो किस विभाग से संबंधित था, तो सैन्य विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है कि नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया मौसमी चक्रवर्ती को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन पहला भारतीय तैराक था जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। तो उनका नाम है मिहिर सेन, जो कि 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिहिर सेन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विषय जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में नहीं आता है। जेल राज्य सूची का विषय है, जलापूर्ति भी राज्य सूची का विषय है, नहर भी राज्य सूची का विषय है, मुद्रा नहीं राज्य सूची का विषय है, मुद्रा जो है वो संघ सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची की अगर बात कीजिएगा तो संघ सूची में इस समय है टोटल 100 विषय, लेकिन मूलतः उसमें था 97 विषय। वहीं अगर राज्य सूची की बात कीजिएगा तो इस समय है 61 विषय और मूलतः था 66 विषय। और संवर्ती सूची की बात कीजिएगा तो अभी वर्तमान में है 52 विषय और मूलतः था 47 विषय। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व जो है वो एफ ब्लॉक वाले तत्व को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफ ब्लॉक। नेक्स्ट है कि किस बाजार व्यवस्था के अंतर्गत फर्म एक रूप का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो किस बाजार व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी जो फर्म है वो एक रूप का उत्पादन एवं विक्रय करती है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक आंशिक रूप से फूले हुए किसी गुब्बारे को गर्म जल में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो जब भी कोई आंशिक रूप से फूले हुए किसी गुब्बारे को अगर गर्म जल में रखते हैं तो वो अपनी पूरी आमाप तक फूल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इससे अगर आपसे उल्टा पूछ दिया जाए तो मतलब कहा आपसे पूछ दिया जाए कि कोई पूर्णतः फूला हुआ गुब्बारा है उसको अगर शीतल जल में डुबाएंगे तो वो भीतर की वायु को सिकुड़ने के कारण वो सिकुड़ना आरंभ कर देगा। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब ने। किसने प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने जो है वो प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब से याद रखिएगा, औरंगजेब का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1658 से लेकर 1707 तक था। ठीक है, और यही 1668 ईस्वी में वो यह जो है वो प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। इसको जिंदा पीर कहा जाता था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने फिर 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था। फिर 1600 मतलब 1679 में ही यह बीबी का मकबरा का भी निर्माण करवाया। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद इसके गुरु का नाम एक पूछा जाता है, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या है, तो मीर मोहम्मद हकीम है। तो यह सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो उनका नाम है अनसुईया सेनगुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनसुआ सेनगुप्ता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से औसत संप्राप्ति अथवा कीमत के लिए सही विकल्प क्या है। तो औसत संप्राप्ति का जो सही विकल्प होगा वो यह होगा कि कीमत इंटू में मात्रा अपॉन में मात्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड पर किया गया कार्य पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है।
आगे है कि भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वो किस शहर में है? तो भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। शिमला से याद रखिएगा, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी जो है वो भी कहाँ स्थित है? तो भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वो भी शिमला में है। तो ये दोनों आप लोग को ध्यान रखना है कि ये दोनों कहाँ है? शिमला में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत जो है वो टोटल 29 पदक जीता है, जिसमें 3 जो था वो गोल्ड, 6 जो है वो सिल्वर और 20 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था रूस में। पहले नंबर पर मेडल टैली में भी था रूस और भारत था 8वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वें स्थान पर। आगे है कि भारत के किस राज्य में सिक्किनी महोत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड से याद रखिएगा 25वां हॉर्नबिल महोत्सव भी जो है वो कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में ही मनाया गया है। आगे है कि बीजिंग प्रोटोकॉल संबंधित है। तो बीजिंग प्रोटोकॉल जो है वो विमानों के अपहरण से ही संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विमानों के अपहरण से ही संबंधित है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 93 कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को सफेद बनाता है? आप लोग पढ़े होंगे कि जब चूने के पानी यानी CaOH2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, मतलब ये होगा, उसका इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे कि CaOH2 को अगर CO2 के साथ अभिक्रिया बना देते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी देता है, मतलब CaCO3 देगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और इसके साथ CaCO3 के गठन के कारण ही जो CO2 है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? प्रारंभ में बहमनी की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी और फिर बाद में उसको बीदर बना दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलबर्गा। बहमनी सल्तनत की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो 1347 से शुरू हुआ है, लगभग लगभग 1528 के बीच दक्षिण भारत में दक्कन के पठार के में एक मुस्लिम राज्य था। ठीक है, यह एक्चुअली जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके शासनकाल में ही 1347 में हसन गंगू जो था वो बहमनी राज्य की स्थापना करता है और कलीम उल्लाह जो था वो बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो है वो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत में मूल वर्धित कर जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में मूल वर्धित कर जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, यह भी ध्यान रखिएगा, उसको 2005 में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005। आगे है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो वो थी नरगिस दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरगिस दत्त। आगे वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो इन्होंने 5वीं बार लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वीं बार। आगे भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, उसने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो था वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था और इनके लिए पतंजलि जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। आगे है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, कब से कब तक? तो आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 56 का 1। अनुच्छेद 56 का 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने पद ग्रहण के दिन से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ में ही से ही मिला है। साथ ही साथ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी जो है वो मेहरगढ़ से ही मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़ से मिला है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दिए। देखिए वीडियो फिर मैं क्या होता है कि जब वीडियो पे व्यूज नहीं जाते हैं तो फिर मैं वीडियो लाना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं भाई अब ये आप लोगों को नहीं चाहिए वीडियो। तो थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प कीजिए ताकि थोड़ा और लोगों के पास इसका रीच पहुँचे, तो फिर मैं अच्छा कंटेंट भी दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के समझ में लेकर आऊँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।